नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, जो हमारा आज जो है यह 6वें लेक्चर का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने अब तक शासन प्रणाली वाले चैप्टर के 25 क्वेश्चनों की बात कर ली है। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और तत्काल शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर छोटे कर दिए गए हैं ड्यूरेशन इनके। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, संविधान में लिखित है, बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यही प्रजातंत्र का मूल आधार होता है। ठीक है, भारत क्या कहीं भी। देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक, जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर उसे हटा देती है। ठीक, आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, और इन निर्णयों के लिए नागरिकों को एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक, इन निर्णयों के लिए नागरिक जो है एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। ठीक है, वैसे इतने लंबे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या डी, भारत राज्यों का संघ है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, गणतंत्र का आशय क्या होता है यह जान लीजिए आप। यहाँ से आपको गणतंत्र का आशय या उसकी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। देखिए, राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक, और इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है, भले ही राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बी, देश स्वतंत्र है, सी, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, या फिर डी, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। चलिए, अभी देखा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, ए, भारत के संविधान से, बी, भारत के राष्ट्रपति से, सी, भारत के प्रधानमंत्री से, या डी, भारत की संसद से। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत के संविधान से प्राप्त होता है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ए, संविधान लिखित और अनम्य है। बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। या डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से ही यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, यह देखिए यही सेम बात एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई। देखिए, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। ठीक, यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय कहा जाता है। ठीक, भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। ए, कठोर। बी, लचीला। सी, न ही कठोर न ही लचीला। या डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि टाइम पहले ही बताए हैं कि कम है। ऑलरेडी हमारे 6 मिनट देखिए बीत चुके हैं। एक बात और बोलूं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए यार, और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी। चलिए देखिए, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों यानी कि कुछ उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों या प्रावधानों को संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और साथ ही कुछ ऐसे उपबंध होते हैं या संशोधन होते हैं जिनमें विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों की भी आवश्यकता होती है इनके समर्थन या अनुमति की। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। परेशान मत होइए, इसके बारे में आगे की चैप्टर में डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। बी, न्यायिक समीक्षा। सी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। या डी, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। बताइए अंतर कहाँ पर है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। ठीक, बाकी सभी समान है, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय न्याय व्यवस्थापिका और वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। लेकिन वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की संकल्पना ब्रिटेन में नहीं है। ठीक, यह कहाँ से लिया गया है भारत में, यह अमेरिका से भारत में भी लिया गया है। आइए, इसमें बहुत कम दिया है, जितना आपको बताया गया उससे भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है ए कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और कारण बताया जा रहा है आर कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब बताइए, दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही पर आर गलत है। या डी, ए गलत पर आर सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही कथन सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भाई, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, इसका संघीय प्रणाली होने न होने से क्या लेना देना। संघीय प्रणाली क्यों है इसके बारे में तो चर्चा हम कर ही चुके हैं। देखिए, भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि वह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की रचना भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यह भी कथन और कारण के स्वरूप में है, तो जल्दी से बात करते हैं। कथन ये है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कथन कारण आर बताया जा रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर को चुनना है। ठीक, फिर
कथन सही है, कथन तथा कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं है, या फिर सी कथन सही पर कारण गलत है, या फिर डी कथन गलत पर कारण सही है। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी अभी हमने देखा है। ठीक, भारत एक संघीय राज्य है, यह कारण तो गलत दिया हुआ है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी एकहरी नागरिकता, या डी स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकहरी नागरिकता। ठीक, एकहरी नागरिकता कहीं भी संघवादिता या फिर संघ का लक्षण नहीं होती। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, ठीक, संघात्मक लक्षणों की बात हो रही है, अच्छे से एक एक चीज़ को आप लोग देखते चलिए। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण हुआ है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता है, द्विसदनी विधानमंडल आदि। ठीक, और एकात्मक लक्षण इसके क्या क्या है भारतीय संविधान के? तो एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौते या संधियों को लागू करने के बारे में संसद की शक्ति आदि। ठीक, यह सब एकहरी एकात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, यह उसी से संबंधित है जो अभी ऊपर एक एक पॉइंट की बात हो रही थी, मतलब इन सब पे भी ध्यान देना है ना। चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक, ये देखिए, ये 8 कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में जल्दी से देखते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा राज्यपाल की नियुक्ति, पांचवा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठवां राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, सातवां संविधान संकट या संवैधानिक संकट, और आठवां एक सर्वोच्च न्यायालय। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए और पूरा फिर से पढ़िए और देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊँ, बैठ गया हूँ सही से। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक, क्यों ई है? क्योंकि यह जो है डी वाले ऑप्शन को देखिए, आयोग ने, छत्तीसगढ़ आयोग ने इस आंसर को सही माना था। और तीसरा ऑप्शन देखिए, संविधान की सर्वोच्चता यह एक इन जनरल बात है और यह राज्यों के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होती है, यानी कि संघ के संदर्भ में समान रूप से लागू होती है। ठीक है, तो ऊपर के ये तीनों, यह तीनों तो संघीय व्यवस्था का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यह वाला भी अभी अभी हमने ऊपर देखा। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति, और इसके साथ साथ आपातकाल या संवैधानिक संकट, ये जो है ये एकात्मक लक्षण है या एकात्मक तत्व है संघीय व्यवस्था के। ठीक, कौन कौन सा हो गया? चौथा, छठवां और सातवां, इसके बारे में बात हो चुकी। अब बात करते हैं शक्तियों के विकेंद्रीकरण की। जब भाई शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है तब तो परिसंघ की ही बात होगी ना विकेंद्रीकरण में, है कि नहीं? तो इसलिए यह प्रश्न पूरी तरीके से गलत था। आइए देखिए, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ज़बरदस्ती का दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? आप नीचे कथन और कारण दिए हुए, ये भी देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही प्रश्न है, पढ़िए। देखिए, पहला कथन है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति, तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा न्यायिक पुनर्विलोकन, पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं, छठवां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। चलिए, इसे ऑप्शन को आप पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। 1 मिनट वीडियो पॉज करिए और देखिए। ठीक है, अब तक आपने देख लिया होगा, मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 5। राज्यपाल की नियुक्ति,
राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, यह सभी जो है संविधान में एकात्मक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। जबकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, संघीय व्यवस्था, ठीक अभी ऊपर हमने देखा था, इसलिए वह आंसर गलत हो रहा था, ठीक है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था का परिसंघीय व्यवस्था, ठीक है। और एक कौन सा बचता है, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायपालिका, यह भी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी है, यथा सशक्त केंद्र, ठीक, ये सभी एकात्मक तत्व हैं। सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान, ठीक, यह सभी एकात्मक तत्व हैं संविधान के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। चौथा, विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। नीचे कूट दिया हुआ, जब तक मैं कूट को पढ़ता हूँ आप इसे चाहे तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल एक और दो, केवल तीसरा है केवल एक दो तीन, और चौथा है सभी चारों। बताना है सही कौन सा है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो, यानी कि संविधान की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है और एकात्मक झुकाव का संविधान में सशक्त मिश्रण है। राज्य की विधायिका प्रभुता संपन्न नहीं है, ठीक, और विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित नहीं की गई। यह सभी एक दूसरे से, न्यायिक शक्तियां यह स्वतंत्र हैं संघ से। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता, केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं, ठीक। इस प्रकार से एक दो कथन सही है, लेकिन 3-4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, ठीक, नीचे से लोअर से लेकर अपर कोर्ट तक यह स्वतंत्र है, ठीक है। इनका संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन नहीं किया गया है न्यायपालिका का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। यहाँ कथन और कारण के रूप में दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दूसरा है कारण आर है, बताया जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ठीक। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें बताना है कौन सा सही है। ए है कि दोनों, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सामान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि दोनों ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही है। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। कई बार इसके बारे में बात की जा चुकी है कि राष्ट्रपति जो है राज्य का अध्यक्ष होता है, और यह जबकि निर्वाचित होता है, जब राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जहाँ पे वहाँ गणतंत्रवाद होता है, ठीक, भले ही राष्ट्रपति राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, ठीक है, याद रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दो वक्तव्य दिए हुए हैं कथन और कारण के रूप में, ठीक। अब बताना है इनके ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो पहले देख लेते हैं कारण और कथन को। कथन ये है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण बताया जा रहा है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अब बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है कि ए और आर दोनों सही किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी ऑप्शन है कि ए सही परंतु आर गलत है, और डी है कि ए गलत परंतु आर सही है।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्यों सही है तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। अतः कारण और कथन दोनों सही है और कथन कारण का एक सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ए S.A. डांगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी या डी जयप्रकाश नारायण या JP नारायण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी दोनों ही। ठीक है, यहाँ आप देखिए, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। समय देख लूँ, ऐसा ना हो ओवर हो जाए। ओहो, लगता है इस चैप्टर का एक और लेक्चर बनेगा आज ही। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की। यहाँ पूछा जा रहा है कथन ए, कारण भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। अब कारण बताया जा रहा है कि विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। अब ऑप्शन दिया हुआ बताना है कौन सा सही है गलत है। ऑप्शन ए है कि ए गलत और आर सत्य है, बी है ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ऑप्शन डी ए सत्य पर आर गलत है। इस तरह के प्रश्नों में ना जब तक मैं ये ऑप्शन पढ़ता रहूं तब तक आप एक बार इसे और फिर से खुद से ही पढ़ लिया करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे इसका। देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। कथन आर तथा कारण ए की सही, कथन आर कारण ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है जिसमें 26 जनवरी 2020 तक जो है 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक, संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है। यह अब सत्य नहीं है कथन। ठीक, 26 जनवरी 2020 तक की बात की गई थी। और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। आपके लिए प्रश्न है यह, बताइए कितने भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, वैसे एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह भी कथन और कारण के रूप में। ठीक है, कथन ए है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आ रहा है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है कि दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। बी है कि दोनों ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। देखिए, महिलाएं, दलित और निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है
ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। चलिए, वैसे तो सही इसमें चारों होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चूंकि हमको बेस्ट आंसर चुनना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए, देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको सबसे बेस्ट आंसर चुनना होता है। तो इसमें कौन सा बेस्ट आंसर आप चुनेंगे? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा, अगर चुनना हो आपको, तो इसमें आप विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है यह चुन सकते हैं, अथवा यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसे भी चुन सकते हैं। बेस्ट दोनों ही है, इन दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। इसी के वृहद होने के कोई एक कारण नहीं, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कारण है, और दूसरा कथन है यह, ठीक। और कारण दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो नीचे ऑप्शन जब तक मैं पढ़ता हूँ आप इन्हें फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही पर आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत पर आर सही है। चलिए जल्दी कीजिए भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ए सही परंतु आर गलत है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, किस लिए गलत है, इसके बारे में चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, ठीक। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक तथा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है, ठीक। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। अतः यह कहना कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, यह सत्य नहीं है, ठीक है। इसे आप सीधे सीधे अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसके बाद लगभग इसमें 16-17 प्रश्न और रह जाएंगे, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ उसके आगे का एक चैप्टर भी और कवर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ए, जी ऑस्टिन, बी, केसी वेयर, सी, सर आइवर जेनिंग्स, या डी, डी बसु? डी बसु, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। क्यों कहा भैया? आइए देखते हैं क्यों कहा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की कि किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? ए, हेराल्ड लास्की, बी, आइवर जेनिंग्स, सी, लॉर्ड ब्राइस, या फिर डी, केसी वेयर? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था, ठीक। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन केसी वेयर का था या वियर का। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से
क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी एम पी पायली, सी एलेक्जेंड्रोविक्स और डी के सी वेयर। चलिए अभी देखिए, हमने देखा कि के सी वेयर ने ही भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा था और यह कथन भी के सी वेयर जी का ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ऑप्शन है ए डी डी बसु, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन डी ए के अय्यर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, और यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।